हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल शिष्या भी जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ये है जो टॉपिक, ये सब जो लाए हैं पॉइंट, आपका क्लास 12 का है, होम साइंस है, बिहार बोर्ड से है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे पूछा है क्वेश्चन में, इसमें एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम पर टिप्पणी लिखे। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। और इस पे पूछा गया है कि एटीएम पर टिप्पणी लिखें। एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक टेलर टर्मिनल है जो 24 घंटे रुपया निकालने की सेवा उपलब्ध कराता है। व्यापारिक बैंक व विदेशी बैंकों द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ प्राप्त होता है। एटीएम कार्ड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अपने साथ किसी भी प्रकार का नगद राशि ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, न रास्ते में रुपए को खो जाने का भय रहता है। एटीएम जो इलेक्ट्रॉनिक टेलर टर्मिनल है, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्या है कि हमें 24 घंटे उपलब्ध होता है, यहाँ से हम पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले के समय में होता था, पैसा ले जाने आने की प्रॉब्लम होती थी तो पैसा खो जाता भी था, चोरी हो जाता था। ऐसे जब ज़रूरत पड़ा, हम कभी भी रास्ते पर जाते हुए अपने बैंक से जो एटीएम हमारा रहता, वहाँ से हम पैसा निकाल सकते हैं, जो नगद राशि हमारे हाथ में आ जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया क्रेडिट कार्ड क्या है, उस पर टिप्पणी करना है, उस पर टिप्पणी लिखना है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह एक मुद्रा का रूप है। यह मुद्रा एक रूप है। क्रेडिट कार्ड अथवा प्लास्टिक कार्ड के उद्गम से इनके धारकों के लिए किसी भी मौद्रिक सौदे को सामान्य कराना या नकदी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। विश्व में प्रचलित कार्डों में वीज़ा, मास्टर कार्ड और आपका अमेरिकन एक्सप्रेस आदि उल्लेखनीय है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आपकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक को आपको साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत आप क्रेडिट कार्ड माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवा को खरीद सकते हैं या बैंक की अधिकृत शाखा के नकद ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के क्रय पर आपके बैंक खाते में तत्काल बिल राशि डेबिट नहीं होती, बल्कि ग्राहक को यह सुविधा रहती है कि एक निश्चित अवधि जैसे 30 दिन या 45 दिन के अंदर वांछित राशि जमा कर दे। इस सेवा के लिए बैंक ग्राहक से उचित दर पर ब्याज लेते हैं। आगे, क्रेडिट कार्ड की सेवाएं महंगी होने के कारण इनका चलन बहुत कम हो गया है और आपका भारत में लगभग सभी महानगरों में डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड का प्रचलन बढ़ रहा है। इसमें रेलवे, हवाई जहाज़ के टिकट, कपड़े, सामान आदि आसानी से खरीदा जा सकता है। यह था क्रेडिट कार्ड। आगे है कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय। बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या होता है, अवास्तविक आय क्या होता है। इसके बारे में देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आय के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि यहाँ पे जो हमारा अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। सेवाओं के बदले में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली सुविधाएं तथा वस्तुएं प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। क्या कह रहा है कि अगर सेवाओं के बदले में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली सुविधाएं वस्तुएं प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाता। उदाहरण के लिए रहने के लिए घर, टेलीफोन, यूनिफॉर्म। गांव में कई बार जमींदार भूस्वामी गरीब किसानों के खेत के लिए आसान अपनी ज़मीन दे देते हैं तथा बदले में उपज का एक निश्चित हिस्सा लेते हैं। वास्तविक प्रत्यक्ष वास्तविक आय है। जैसे कि होता है ना कि हम अगर अपना ज़मीन है तो दे देते हैं, उसके बदले में हम अनाज जितना उपज होता है उसका हम आधा निश्चित एक हिस्सा ले लेते हैं, तो वही हमारा ये प्रत्यक्ष वास्तविक आय होगा। आगे है कि अप्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या कहलाता है। यह आय परिवार के सदस्यों के गुणों द्वारा प्राप्त होती है। किसी विषय विशेष का ज्ञान अथवा किसी कार्य की निपुणता भी घर में होने वाले खर्चों में कटौती कर देती है और इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए गृहिणी का किचन गार्ड का ज्ञान या सब्जियों में हुए खर्च की कटौती तो करता ही है, साथ ही परिवार की ताज़ी और पौष्टिक सब्जियां भी उपलब्ध कराता है। क्या कह रहा है कि यह आय परिवार के सदस्य गुणों द्वारा प्राप्त होती है। क्या अप्रत्यक्ष आय, जैसे विशेष ज्ञान या कार्य में निपुणता घर में होने वाले खर्चों में कटौती कर देती, इस प्रकार प्रत्यक्ष आय प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे गृहिणी का किचन गार्ड का ज्ञान, जैसे कि जो गृहिणी काम करती है तो क्या घर में काम करते तो उसका पैसा लेती है, ऐसा नहीं। ये क्या है, हमारा
अप्रत्यक्ष वास्तविक या जो उनका ज्ञान है, जो कौशल है, या तो जो भी अपना वो सब्जी खरीदती हैं या खर्च लगाती हैं तो उसके बदले में कुछ नहीं लेती हैं। तो यह परिवार की ताज़ी पौष्टिक सब्जियों को उपलब्ध कराती हैं, या काम करती हैं, खेत में काम करने जा रही हैं तो अपने परिवार के लिए ना, तो वही चीज़ें इसमें है। ये अप्रत्यक्ष आय है जो कि उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन किसी के प्रति व्यवहार के रूप में हम कार्य करते हैं। वही चीज़ें हैं, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि पारिवारिक आय क्या है, पारिवारिक आय कितने प्रकार की होती हैं। तो पारिवारिक आय इसमें पूछा गया है, तो केंद्र इसमें बताया जा रहा है कि सम्मिलित पारिवारिक आय कहते हैं जैसे सदस्यों की सम्मिलित आय को, जैसे कि हमारे परिवार में 5, 6, 7 लोग हैं, ये सभी लोग एक साथ रहते हैं, ये हमारा जितना, और उसमें से सभी लोग अगर कमा रहे हैं तो जो पैसा आ रहा है वो सम्मिलित आय हुआ या पारिवारिक आय हुआ। प्रत्येक परिवार की आर्थिक व्यवस्था के 2 केंद्र होते हैं, आय तथा व्यय। अब जैसे कि धन का व्यवस्थापन करते समय परिवार की आय व्यय में संतुलन का प्रयास किया जाता है ताकि परिवार को अधिकतम सुख और समृद्धि प्राप्त हो। अब यही है कि जो मैनेजमेंट का काम देखता है परिवार का, जो घर का मुखिया होता है, वो ये भी देखता है कि हमारा आय कितना आया है और व्यय कितना हो रहा है, कितना खर्च परिवार पे हो रहा है। इससे क्या है कि अगर हम आय कम आए और व्यय ज़्यादा करें तो हमारे घर में दिक्कतें और प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे आय के अनुसार ही व्यय होता है, उससे व्यय हमारे कहीं न कहीं हमारे आय की बचत भी होती है, तो हमारे परिवार में सुख शांति और अधिक समृद्धि बनी रहेगी। आगे ग्रासम कंडल क्या कहते हैं अपने अनुसार कि आय मुद्रा वस्तु सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जिसे परिवार के अधिकार से उनकी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूरा करने के दायित्व के निर्वाह के लिए प्रयोग किया जाता है। ये करें कि परिवार का वो मुद्रा होता है कि जो हम किसी वस्तु या सेवा के बारे में, जो हम किसी वस्तु या खरीदते हैं या किसी की सेवा करते हैं, तो ये हमें अगर उससे या संतोष प्राप्त होती है, वो हमारे क्या है, परिवार के आधिकारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि घर का मुखिया ही है, तो क्या करता है कि घर का जो खर्च मैनेज करता है, कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकताओं को और इच्छाओं को ध्यान में देते हुए उनके कार्यों को पूरा किया जा रहा है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। जो पारिवारिक आय आ रहा है उसी में से खर्च भी किया जा रहा है, क्यों, परिवार के सुख शांति के लिए। तो मुखिया अपना उत्तरदायित्व तो निभाता है कहीं ना कहीं, और किसी को प्रॉब्लम ना हो और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, और पैसा सब कमा रहा है, मेहनत सब कर रहा है, और सभी बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। परिवार के वेतन जैसे मजदूरी है, पारिवारिक आय में क्या होता है, मजदूरी है, वेतन है, ग्रेच्युटी है, पेंशन है, ब्याज है, लाभांश, किराया, भविष्य निधि आदि सम्मिलित किए जाते हैं पारिवारिक आय के अंतर्गत। देखिए वेतन किस में मिलता है, जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनका वेतन होता है। मजदूरी जो मेहनत करके मिट्टी गारा का काम करते हैं या क्या कहते हैं मिस्त्रियाई का काम करते हैं, मजदूरी, ग्रेजुटी, इनको लेखक लोग, जो राइटर लोग होते हैं, जो लिखते हैं, किताब लिखते हैं, ये सब लिखते हैं, उनका जो किताब फेमस हो जाता है, जो उनके बदले में पैसा मिलता है, वो ग्रेजुटी है। आगे है पेंशन, जैसे कि हमारी कुछ पेंशन ऐसे होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अनुसार भी मिलता है फंड, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, और कुछ पेंशन वृद्धा पेंशन भी मिलता है, जिसकी 60 साल अवस्था हो जाती है उसके बाद का भी पेंशन होता है। ब्याज और लाभांश, इसमें कह रहा है कि अगर हमारा जितना मूलधन है उसका हम ब्याज ले रहे हैं तो हमें कितना लाभ हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है। किराया, जैसे कि हमारा रूम का रेंट है, ये हम कहेंगे इसका किराया है, किराया इसे कहेंगे, इसे हम नहीं कि वेतन कहेंगे, ना तो इसे मजदूरी कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, किराया कहेंगे, कि रूम का, हमें किसी रूम को हम किराए पे दिए या रेंट पे दिए, उससे जो पैसा मिल रहा है वो हमारा किराया है। आगे है कि भविष्य निधि, जैसे जो हम एफडी कराते हैं, एफडी जो कराते हैं, फिक्स पैसा उसमें जो कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, वो हमारा भविष्य निधि के अंतर्गत आता है। ये सभी हमारे शामिल होते हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि एक अध्यापक पढ़ाता है और उसके बदले मुझसे क्या मिलता है, तो ये नहीं कह दीजिएगा कि मजदूरी मिलता, उसे वेतन मिलता है, पेमेंट वो है वेतन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक किताब लिखने वाला लेखक को उसके बदले में क्या मिलता है, तो ग्रेच्युटी मिलता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा घर बनाने वाले मिस्त्री को क्या मिलता है, तो उसे मजदूरी मिलता है। ठीक, ये क्वेश्चन समझने वाली बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है, वेतन है, मजदूरी है, ब्याज व लाभांश, 3 टॉपिक यहाँ पे बताया गया है। आगे है कि यहाँ पे पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए 4 उपाय बताए गए, पारिवारिक बजट को बनाने के लिए
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि बजट की व्याख्या कैसे करते हैं। हमें इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे है कि बजट कितने प्रकार के, इसको देख लेते हैं। संतुलित बजट, ये पहले 3 बजट होती हैं, संतुलित बजट और संतुलित बजट है, बजट का बजट है और घाटे का बजट है। अब इसमें है कि जो संतुलित बजट है वो क्या कह रहा है कि इस प्रकार के बजट में आय तथा व्यय का संतुलन बना रहता है। ये एक साधारण बजट है। संतुलित आय में कि जैसे कि जितना हमारा आय आ रहा है और उतना ही व्यय हो रहा है, एक संतुलन, एक बराबर में है, एक एवरेज में है, एक संतुलित है, तो हम इसे क्या कहेंगे, संतुलित बजट कहेंगे। ना तो इसमें हमारा आय ज़्यादा हो रहा है, ना तो इसमें हमारा व्यय ज़्यादा हो जा रहा है। और इसमें ये कह रहा है कि बचत का बजट क्या कहलाता है, बचत का बजट क्या कहलाता है। ये कह रहा है कि इस प्रकार के बजट में आय अधिक तथा व्यय कम होता है। यह बजट का, जैसे कि हमारे पास इनकम ज़्यादा है, जैसे 10,000 हमारे पास 10,000 अगर हम मंथली कमा ले रहे हैं, 10,000, अगर इसमें से हम कितना खर्चा कर पा रहे हैं मंथली 5,000, तो अगर हमारा ये 5,000 जो बचेगा तो 5,000 का हमारा ये प्रॉफिट होगा, मतलब हमारा ये आय 5,000 का ये बचत मंथली हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे, बचत का बजट। जैसे कि हमने खर्च करने के बाद जो पैसा बचा लिया है और आय में से व्यय करने के बाद जो पैसा बच गया वो हमारे बचत का बजट है। अब क्वेश्चन देखेंगे घाटे का बजट क्या कहता है। इस प्रकार के बजट में व्यय अधिक, आय कम होती है और परिवार के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब जैसे कि हम इसमें क्वेश्चन अगर उदाहरण लेते हैं, इसमें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आप मंथली 15,000 कमा लेते हैं, एक नॉर्मली बता रहे हैं 15,000 कमा लेते हैं। अब 15,000 में आपका खर्च कितना हो गया है कि मान लीजिए कि आपका मंथली खर्च 18,000 आ गया, तो क्या आपका जो इतना आय आया 15,000 और आपका खर्च अब 18,000 है, तो कहीं ना कहीं आप माइनस में चले गए। माइनस में कितना गए, 3,000 आप माइनस में चले गए। कितना गए आप, 3,000 आप माइनस में चले गए। तो इसे क्या कहेंगे, 3,000 आप माइनस में गए हैं, तो अब इसे क्या कहेंगे। अब हम मंथली, अगर हमारा मंथली 18,000 खर्च आ गया 15,000 की जगह, 3,000 हम कर्जे में चले गए, कहीं ना कहीं हम किसी से ऋण लेंगे। इसी को कहा जाता है घाटे का बजट। इसे क्या कहा जाता है, घाटे का बजट कहा जाता है। आई होप आप लोग टॉपिक समझ लिए होंगे। आगे क्वेश्चन है घरेलू हिसाब किताब का अर्थ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि जीवन बीमा क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जीवन बीमा की प्रसिद्ध योजनाएं 6 हैं, शायद इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आगे है चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक हमारे 3 प्रकार के हैं, वाहक चेक, आदेशक चेक और रेखांकित चेक। इस पे भी चर्चा कर चुके हैं लगभग, मुझे याद आ रहा है। आगे है डिजाइन के कितने प्रकार होते हैं, डिजाइन के सिद्धांत हैं, और इसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि डिजाइन के 2 सिद्धांत हैं, 2 प्रकार के हैं, और इसमें नमूने या डिजाइन के महत्व पूछा। 2 संरचनात्मक डिजाइन, अलंकृत डिजाइन। अब इसमें है कि ये डिजाइन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं, परिधान जोड़कर लगाकर बनाया जाता है, योग, कॉलर आदि। जैसे कि संरचनात्मक में क्या है कि जैसे कि हम कपड़ा बना रहे हैं, अब ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, मान लीजिए कि कोई शर्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो शर्ट बना रहे तो जो यहाँ पे कॉलर बनाने के लिए अलग से इस पे कपड़ा हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, कॉलर जो बनाने के लिए हम यहाँ से अलग से कपड़ा जोड़ेंगे। ये हमारा संरचनात्मक है। हालांकि सारे पार्ट को अलग अलग जोड़ेंगे, एक तरह से हमारा एक संरचनात्मक स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, जिसके हम पूरे बॉडी के हिसाब से उसके हम हर भाग को काट कर और अलग से ऐड करते हैं, वो संरचनात्मक होगा। अलंकृत डिजाइन में क्या होता है, वस्त्र बनाने के लिए, अलंकृत डिजाइन में क्या, वस्त्र बनाने के लिए जो डिजाइन ऊपर से टाक कर बनाए जाते हैं। अलंकृत डिजाइन जैसे कि आकर्षक बटन का टाक। अब जैसे इसमें अब देखिए, जैसे कपड़ा मेरा सादा है, उस पर हम अलग से धागे की कढ़ाई कर रहे हैं, उस पर पोत की मोती बैठा रहे हैं, स्टोन बैठा रहे हैं, कुछ ऐसे बटन्स लगा रहे हैं जिस पे बहुत देखने में सुंदर लग रहा है। कॉलर के पास जैसे कि जो कुर्ती बनती है उस पर आगे देखेंगे कि पूरा आगे 2-4 बटन लगाया जाता है। क्यों, अलंकृत करने के लिए, देखने में वो आकर्षक लगे, सुंदर लगे, उसकी रुचि, मतलब एक तरह से उसकी शोभा बढ़ाई जाती है। मतलब अलग कपड़े पर अलग से डिजाइन करना, बटन टाकना, रंगीन ऐसे कुछ धातुओं का प्रयोग करना, चित्रकारी करना, कढ़ाई करना, ये सभी हमारे अलंकृत डिजाइन के अंतर्गत आते। अब आगे है डिजाइन के सिद्धांत। डिजाइन के सिद्धांत 5 हैं, और लेकिन इसके
जो तत्व हैं 7 है। डिजाइन के सिद्धांत कितने हैं? 5 है। तत्व 7 है। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। डिजाइन के सिद्धांत 5 हैं और अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि तत्व कितने हैं, तत्व डिजाइन के भी पूछ सकते हैं या कला के भी तत्व पूछा जा सकता है। ये होते हैं 7 और इसके जो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है सिद्धांत, ये हमारे 5 हैं। कौन कौन से हैं? संतुलन है। कौन कौन से संतुलन है? अनुपात है, लय है, दबाव है, अनुरूपता है। क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि हमारे कला के तत्व कितने हैं, कला के सिद्धांत कितने हैं। तो सिद्धांत हम हमेशा सिद्धांत को 5 में डिवाइड किए हैं। संतुलन, अनुरूपता, लय, दबाव, संतुलन, अनुपात, लय, दबाव और अनुरूपता। इसमें क्वेश्चन में है असबल दोष क्या है? यहाँ पे संतुलन है, बल नहीं है तो दबाव भी लिख सकते हैं, दबाव है, दबाव भी होगा और लय है, अनुपात है और एक अनुरूपता। क्या होगा? अनुरूपता। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सबको पूर्ण लेबल क्या क्या जानकारी देता है। तो यही है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सामान्य खरीदते हैं तो उसमें क्या लेबल लगने का क्या मतलब होता है। तो हम क्या क्या जानेंगे उसमें? उत्पादक का नाम जानेंगे, ब्रांड का नाम जानेंगे, ट्रेडमार्क क्या है उसको जानेंगे, निर्माता का नाम, पता, देश का नाम जानेंगे। जो मानकीकरण होता है कि SI एगमार्क, FPO, जो भी वो मानक के माध्यम से उतारी जाती है रजिस्टर करके, उसको हम जानेंगे। और उसमें निहित सामग्री, उसमें क्या क्या निहित उसकी सामग्रियों के बारे में जानेंगे। निर्माण कब खराब हो रहा है, कब उसका बनाया गया वो जानेंगे। बैच नंबर जानेंगे, किस बैच में बना है। और लाइसेंस नंबर उसमें रहता है, उसको जानेंगे। सामान का वजन जानेंगे सही, और भंडारण संबंधी निर्देश जानेंगे। और इसमें ये भी जानेंगे कि आहार उत्पादन में डाले गए रंग, परीक्षों का विवरण। और इसमें ये भी जानेंगे कि किस दवा या टॉनिक का मात्रा है, चेतावनी का मतलब क्या इसका हानि हो सकता है, अधिकतम फुटकर मूल्य क्या हो सकता है। तो ये सभी के बारे में कोई भी लेबल किसी भी प्रोडक्ट पर लगा होता है तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, तो ये सभी के बारे में हमें जानकारी देता है। अगर हम एक चाय पॉकेट लेने जाएंगे तो उस पर ये रहेगा कहाँ, किस कंपनी ने उसको, कौन सी कंपनी ने मानकीकरण किया है, या तो इस पे कौन सा मार्क लगा है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिला हुआ है, ये कब का इसका बना हुआ है, कब इसका एक्सपायरी डेट है, इसमें कलर में क्या कुछ मिलाया गया, इसमें कौन से न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो हम सभी चीज़, और ये कहाँ से बन के आया है, इसके प्रोडक्ट कब मतलब किसी स्टेट से बना है या देश से बना हो, सभी के पूरी जानकारी उसी पे लिखा होता है पैकेट पे। आगे देखते हैं मानकीकरण चिन्ह क्या है। खाद्य पदार्थों के मानक प्रमाण चिन्ह के नाम उदाहरण सहित लिखिए। आगे इसमें FPO क्या है, SI क्या है, एगमार्क क्या है, इसके बारे में देखेंगे। एक तरह से ये क्या है, एक प्रमाणित मानक चिन्ह होता है जो किसी के माध्यम से हमें प्रमाणित कर दिया जाता है कि जो हम समझ सकते हैं कि इसका टेस्ट हुआ है, इस प्रोडक्ट का टेस्ट हुआ, खाद्य पदार्थ का टेस्ट हुआ है, जो मार्केट में उसके बाद ही प्रमाणित करने के बाद ही, चिन्ह देने के बाद ही उतारा जाता है। जैसे फल से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, जैसे कि FPO का फुल फॉर्म होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। इसमें कह रहा है कि संरक्षित फल, सब्जियां, फलों के रस, जैसे जो फल से रिलेटेड चीज़ें हैं, फलों पेय पदार्थ, सुकेंस, जैम, जेली, सूखे मेवे, शरबत आदि, अचार, ये सभी हमारे FPO के अंतर, FPO का प्रोडक्ट इस पर मार्क लगा होता है, लिखा रहेगा FPO। आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों का जो हमारे फ्रूट से जो संबंधित चिन्ह लगा है ये FPO का है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें हमारे फ्रूट से संबंधित कुछ आइटम्स हैं। ISI किस पे लगता है, इसको देखेंगे। शिशु दुग्ध आहार, पाउडर दूध, कोको पाउडर, आइसक्रीम, सेक्रीन, बिस्कुट, बेकिंग पाउडर, नमक, बेसन, पनीर, बियर, रम, स्कर्ट पाउडर, विद्युत पंखे, स्त्री चूल्हा, केतली, स्विच, मिक्सी, प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा आदि। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेशर कुकर पर किस चीज़ का मानकीकरण किया जाता है, या पूछेगा प्रमाण चिन्ह क्या होता है, प्रेशर कुकर पर प्रमाण चिन्ह का नाम बताइए। इसमें ऑप्शन दे दिया आपको ISI एगमार्क और आपका FPO ब्यूरो मानक। तो क्या लिखेंगे आप, इस पे लगाएंगे ISI मार्क।
आपको इस चीज़ों को कुछ याद करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। अगर बिस्कुट को पूछ दिया, बिस्कुट, बिस्कुट पे किसका मानक चिन्ह होता है? FPO, ISI, एगमार्क, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखेंगे आप? उसमें लिखेंगे, मतलब टिक लगाएंगे, SI, ISI सिंबल लगाएंगे। एगमार्क क्या होता है? एगमार्क क्या कह रहा है कि घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा, बेसन आदि पे क्या लगता है? एगमार्क। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISI का फुल फॉर्म यही है। इसको हिंदी में कहते हैं मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसको फुल फॉर्म कहते हैं ISI शॉर्टकट में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। यह एक राष्ट्रीय संगठन है। अगर पूछा जाए कि ISI क्या है, ये आप उसमें लिखेंगे कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया गया है जिसके कार्य खाद्य पदार्थों को किस्में को उत्तम बनाए रखना, मानक तैयार करते समय खाद्य पदार्थों का बाहरी रंग, रूप और संरचना आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। 1961 में संशोधित कर ISI प्रमाणक चिन्ह अधिनियम बनाकर लाइसेंस के उत्पादन हेतु व्यवस्था की गई है। नियमित तथा आकस्मिक रूप से उसके निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके जांच हेतु विभिन्न प्रयोगशाला स्थापित है। ISI चिन्ह निम्नलिखित वस्तुओं पर लगाया जाता है, जैसे पाउडर दूध, संघनित दूध, पनीर, कस्टर्ड पाउडर, अरारोट, नमक, बिस्किट, बेकिंग पाउडर। अब देखिए कि इसमें क्या होता है कि भारतीय मानक ब्यूरो एक संस्था है, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खाने वाली चीज़ें तैयार की जाती है और मार्केट में उतारी जाती है, तो हम क्या करेंगे कि उस संगठन में लेके जाएंगे जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ। वहाँ पे हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा उसका एक सैंपल लेके जाएंगे और वहाँ पे वो चेक करते हैं, उसका टेस्ट करेंगे, पूरे सैंपलिंग करते हैं, टेस्ट करेंगे। उसके बाद वो उसका क्या एक्सपायरी है, क्या हेल्थ के लिए क्या प्रभावित है, इसमें क्या कलर मिला है और क्या हानिकारक है, इससे कौन बीमारी हो सकती है, मतलब सभी चीज़ों का उसमें क्या करेंगे, एक तरह से निरीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। सब कुछ करने के बाद अगर अगर मार्केट में उतारा जा रहा है तो इसमें सब कुछ इक्वल है, ज़्यादा नुकसान नहीं है या तो उतारने योग्य है, तो मानक चिन्ह लगाएंगे ISI को, फिर वहाँ पे मोहर कर लगा दी जाती है उस आइटम पे, तब वो आइटम मार्केट में उतरता है। खाद्य पदार्थ वही मार्केट में तब उतरेगा। ये चीज़ों का ध्यान देकर अगर कुछ भी आप खरीदने जाते हैं तो ये हमारा किस चिन्ह या किस मानक का प्रयोग है और है कि नहीं है, इस चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे। FPO क्या है? FPO क्या है? अभी बताए हैं आपको। फल से रिलेटेड जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें हमारे जो मानक चिन्ह लगते हैं FPO से हम समझ जाएंगे कि फ्रूट से संबंधित कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं। अब एगमार्क भी है। एगमार्क क्या है? ये भी कुछ खाने से संबंधित है। हम इसे समझ सकते हैं कि जो भी खाने की चीज़ें जैसे घी है, मक्खन है, तेल है, शहद है, दालें, मसाले, आटा है, बेसन है, हम एगमार्क उस पर लगा होता है तो समझ जाएंगे कि कंपनी हम यहाँ मार्केट में कंपनी से क्या है, मानकीकृत करा दिया गया है, मान लिया गया है कि इसमें जो भी प्रोडक्ट आया है हमारे लिए ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हम क्या करेंगे, उसका उत्पादन डेट और एक्सपायरी डेट दोनों देखेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, हम अपने मानक चिन्हों का भी प्रयोग देखेंगे, है कि नहीं है तो किससे रिलेटेड है, एगमार्क है, FPO है और या तो ISI लगा है, क्या मेरा इसमें मानक चिन्ह लगा है। जैसे हम लोग खाने जाते हैं रेस्टोरेंट या होटल में तो आपके पास एक मेनू कार्ड आता है, हम कैसे पहचान करते हैं मेनू कार्ड में कि शाकाहारी या मांसाहारी है। तो रेड सर्कल बना होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, जो रेड सर्कल बना होगा तो उसे क्या कहेंगे हम, मांसाहारी। अगर हम उसी में देखेंगे ग्रीन सिंबल बना होगा तो इसको कहेंगे शाकाहारी। उस पर बिंदु डॉट किया जाता है, या तो ऐसे स्क्वायर में लिख बना के ग्रीन किया जाएगा और रेड रहेगा तो ऐसे किया जाएगा, वो भी स्क्वायर रहेगा। कई कई स्क्वायर में रहता है, कई कई सर्कल में रहता है, बस ये कलर में चेंजिंग रहता है। अच्छा, कुछ दवाएं भी होती हैं, कुछ दवाओं में भी डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कुछ ऐसे दवा है कि जैसे कि उस पर भी पीछे देखेंगे सिंबल लगा होता है, रेड का ऐसे सिंबल लगा होता है और ग्रीन का सिंबल लगा होता है, पता चलता जाता है। जैसे कि ये क्या है,
हम एक ग्रीन का सिंबल लगा दिए हैं और हम एक रेड का सिंबल लगा दिए हैं। हम इससे पता कर सकते हैं हम इससे क्या पता कर सकते हैं, रेड के सिंबल से और ग्रीन सिंबल से हम ये पता कर सकते हैं कि ये किससे बना है। जो रेड का सर्कल बना है ये हमारा मांसाहारी प्रोडक्ट, इसमें कुछ यूज है हमारे दवा में। और इससे हम मान सकते हैं कि जो ग्रीन से है ये हमारे शाकाहारी चीज़ों, कुछ जड़ी बूटियों से रिलेटेड कुछ दवा मिला हुआ है। ये सभी हमें पहचानने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सेक्शन जो हमारा सेशन रहा भी ये भी पसंद आया होगा। अगर जो आप लोग को इसमें प्रॉब्लम हो या जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।